हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लास नियमित रूप से चल रही हैं। उसी के एक महत्वपूर्ण भाग मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आगामी आने वाली एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? क्या प्रश्न बोलता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ऑप्शन में देखें, 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में या 719 ईस्वी में। तो कब हुई थी? ये 712 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 712 ईस्वी में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का यह पहला मुस्लिम आक्रमण था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो यही था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। अरब आक्रमणकारी था और इसने कहां पर? सिंध में आक्रमण किया था और सिंध में विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो ये दाहिर थे। कौन थे सिंध के शासक? तो दाहिर। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनबी टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत में, जिसमें से सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था वो महत्वपूर्ण आक्रमण था। और ये कौन सा? ये 16वां आक्रमण था। कौन सा? ये 16वां आक्रमण था। ये 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। महमूद गजनबी ने भारत में 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 आक्रमण किए। इसका जो सबसे बड़ा आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर में था। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अबुल फजल, अल-बरूनी, फिरदौसी या दारासिको। तो कौन थे इसमें से? ये अल-बरूनी थे। कौन थे? अल-बरूनी थे। डिटेल देख लेते हैं इनकी। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अल-बरूनी थे। महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी कौन सी? तहकीक ए हिंद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अल-बरूनी की रचना कौन सी है? तो तहकीक ए हिंद। या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो ये अल-बरूनी की रचना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य दो प्रमुख रूप से युद्ध हुए थे। वो कौन कौन से थे? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फैक्ट याद रखिए, इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसका दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यही प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ये दूसरे युद्ध में। किसमें? दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा चंदावर का जो युद्ध हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध जो तराइन का हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके अलावा जो चंदावर का युद्ध हुआ था, यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था 1194 में। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? ऑप्शन में देखें, चचनामा, रेहला, तारीखे फिरोजशाही या फुतूस-ए नई सामी। तो वो कौन सी पुस्तक है? ये चचनामा है। कौन सी पुस्तक है? चचनामा, जिसमें भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। अरबों द्वारा विजय का जो विवरण मिलता है वो किसमें मिलता है? चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत अभियान की विस्तृत चर्चा मिलती है और इसके लेखक कौन थे? तो अली अहमद। ये लेखक भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अली अहमद इसके लेखक थे चचनामा के। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बलवन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी।
ये खिलजी वंश का शासक था जिसने सिकंदर एसानी या दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। डिटेल देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में खिलजी वंश का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि या दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके जो प्रमुख कार्य रहे हैं, कार्य के लिए फेमस रहा है, सेना को नगद वेतन देना, बाजार में सुधार के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा इसी के शासनकाल में शुरू हुई थी। इसके अलावा जो इसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कौन कौन से थे, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। और एक फैक्ट और इसमें इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मालिक कपूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, इसको भेजा था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। गाजी मलिक की किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक का एक नाम और है, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। चूंकि गयासुद्दीन तुगलक नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा यह प्रश्न तो गाजी मलिक के नाम से ही पूछेगा। किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोधी वंश? तो कौन सा वंश? ये तुगलक वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश? तुगलक वंश। डिटेल देख लेते हैं इसकी। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ये कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा? तो 1320 से लेकर 1358 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और ये नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुगलकाबाद नगर की इसने स्थापना करवाया था। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और वो कहां पे उतरा था? कालीकट में, बंबई में, गोवा में या कोचीन में? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो 1497 में ये भारत की खोज किया था और 1498 में भारत आया था। और ये कहां पे उतरा था? कालीकट बंदरगाह में। और यहां पे जमोरिन नामक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों में से खानवा का युद्ध है, 1527 में लड़ा गया था। और यह किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, मेदिनी राय। तो किसके मध्य लड़ा गया था? यह राणा सांगा के मध्य। बाबर के प्रमुख रूप से 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। उसमें से खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसके अलावा जो चारों युद्ध हैं इसके, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध दूसरा युद्ध था 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में बाबर और महमूद लोधी के मध्य। इस तरह से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में देखें, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो किस मुगल शासक को जाना जाता है? ये औरंगजेब है। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग एक विनाशकारी आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी या फिरोज तुगलक? तो किसके शासनकाल में? ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक या शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था 1398 में। कब? 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और इसकी एक फैक्ट और याद रखिए, इसने खिज्र खां नामक व्यक्ति को अपना राज्य सौंपकर मध्य एशिया लौट गया था और यही खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां है, तो याद रखिए। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोधी या गाजी मलिक? तो किसके शासनकाल में आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 11वीं शताब्दी में आया था। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी,
बहलोल लोधी या गाजी मलिक? तो किसने करवाई थी? ये सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा सिकंदर लोधी एक नाप का पैमाना विकसित किया था, इसका नाम है गज-ए-सिकंदरी। क्या नाम है? गज-ए-सिकंदरी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गज-ए-सिकंदरी किसका पैमाना है? तो ये सिकंदर लोधी द्वारा विकसित पैमाना है। और आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1330 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1340 या 1352 में? तो ये 1336 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का, नाम याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और अपने पिता के संगम नाम के कारण बाद में यह वंश किस नाम से चला? संगम वंश के नाम से चला। हालांकि विजयनगर में 4 प्रमुख रूप से शासन किए हैं 4 वंशों ने, संगम, तालु, सालू, अराविडु, इस तरह से 4 प्रमुख वंश रहे हैं। और संस्थापक कौन रहे हैं? हरिहर और बुक्का, 1336 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंध रख रहे हैं। और इनके अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? तो ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के काल को माना जाता है। ये खुद साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है एक आमुक्त माल्याद, इंपॉर्टेंट है, तो इस पुस्तक को भी याद रखिए, आमुक्त माल्याद। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन में देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में विजयनगर साम्राज्य और 3 सेनाओं का संयुक्त युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको दक्षिण भारत के प्रमुख विनाशकारी युद्धों में भी जाना जाता है। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता है? कौन सा सुल्तान है जिसे कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है? सिकंदर, जुनैल आबिदीन, कुतुबुद्दीन या राजा हरि सिंह? तो किन्हें? जुनैल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में भी जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी ऑप्शन में देखें, 1576, 1676, 1586 या 1566। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। और ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर की तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। तो ये फैक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो 1576 में। डेट नोट कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? कदम्ब राजवंश, राष्ट्रकूट, चोल या चेर? कौन सा राजवंश है? ये राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ एक हिंदू मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का जो पहला युद्ध था किसके किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी, पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। और बाबर ने मुस्लिम शासक की यहीं पे स्थापना की थी। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कौन है? तो बाबर ही है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कब लड़ा गया था? 1526 में। ये डेट भी याद रखिए। इसके अलावा दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में।
मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है? मदुरई में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में या हैदराबाद में? तो ये कहां पे स्थित है? ये मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है? मदुरई में। डिटेल देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव को और देवी पार्वती को समर्पित मंदिर है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इस मंदिर का जो निर्माण था ये पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें एक और है कि संगम काल में जो संगीतियां हुई थी तो प्रथम और तृतीय संगम जो हुए थे वो इसी मीनाक्षी मंदिर में हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। मदुरई में। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो किसने करवाया था? ये शाहजहां। मुगल काल का वास्तुकला का स्वर्णयुग भी किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां को। इसने बहुत सारे निर्माण कराए हैं। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इत्यादि का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। अकबर ने किसका करवाया है? आगरा के लाल किला, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। यह फैक्ट भी याद रखिए। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के काल को क्या माना जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस तरह सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो सबसे पहले प्रश्न यह बन सकता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो वो कौन है? शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और 1739 में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उसमें उस समय शासनकाल कौन था? मोहम्मद शाह का ही शासनकाल था और यही नादिर शाह फिर मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो भारत पे किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह पर। यह दिल्ली में किसका शासन था? मोहम्मद शाह का। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ गुरु नानक ने। इनको सिख धर्म का संस्थापक बोला जाता है। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो ये गुरु नानक जी हैं, सिख धर्म के संस्थापक। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो ये गुरु गोविंद सिंह हैं। ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा गुरु तेज बहादुर ये 9वें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी, किस गुरु की? तो गुरु तेज बहादुर। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, डेट भी याद रखिए, 1674 में रायगढ़ के किले पर हुआ था। रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था। 1674 में इन्होंने राज्याभिषेक किया था और यहीं पे छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि प्रश्न पूछा जाए कि शिवाजी का जन्म कहां पे हुआ था, तो यह शिवनेर के किले में हुआ था। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, शिवनेर का किला जहां पे इनका जन्म हुआ था। और राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? रायगढ़ के किले में 1674 में। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मेगस्थनीज, फाहियान, इत्सिंग या हेनसांग? तो कौन सा था? यह हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था, चीनी यात्री था। डिटेल देख लेते हैं। यह चीनी बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह भारत में 15 वर्षों तक रहा। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है CU की, इंपॉर्टेंट है। यह अपनी यात्रा के दौरान भारत के नालंदा जो बौद्ध स्थल था उसका अध्ययन, उसका विवरण किया था। अभी नालंदा को नया स्वरूप दिया गया है। करंट अफेयर से भी जुड़ा प्रश्न है तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी नालंदा का पुनर्निर्माण हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय का, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। आज का यह लास्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी नीतियों ने उसे असफल बनाया? राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था और सांकेतिक मुद्रा को विकसित किया था और ये दोनों ही जो नीतियां थी इसमें मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों।
इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह की जीके जीएस की हर क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस है सभी अपलोड हैं। यदि उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।